डियर स्टूडेंट्स, पोस्ट गुप्ता पीरियड 550 से लेकर 647 एडी तक का पीरियड, जिसके अंदर मैं आज आपको सबसे इम्पोर्टेंट रूलर was also known as the last important Indian ruler of ancient Indian history, हर्षवर्धन, उसके बारे में बताऊंगा। हर्षवर्धन के टाइम में जो इम्पोर्टेंट पिलग्रिम चाइनीज ट्रैवलर भी थे, वेनसांग, उनके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो तीन इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज थी, वाकाटका, चालुक्य एंड पल्लवास, इन सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। सो वेलकम टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज एंड एनवायरनमेंट, and in continuation to the videos which I have been uploading for NTSC program, this video is NTSC video number 8। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड। तो पिछले वीडियो में मैंने गुप्ता एम्पायर के बारे में आपको बताया था, जिसमें कि तीन इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त सेकंड। और गुप्ता एम्पायर के बाद में जो एम्पायर है 550 से लेकर 647 एडी तक का, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड। अब पोस्ट गुप्ता पीरियड की शुरुआत पुष्यभूति और वर्धमान डायनेस्टी ने की थी, और इन्होंने थानेश्वर जो कि हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र जो एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर उन्होंने अपनी कैपिटल को बनाया था। अब ये पुष्यभूति कौन थे? तो पुष्यभूतीज वर द फ्यूडेटरीज या सामंत थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुप्तास। गुप्ता एम्पायर के बारे में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हून इन्वेडर्स, जो कि इंडिया के वेस्टर्न पार्ट से जिन्होंने अटैक किया था, और द लास्ट इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर जो कि स्कंदगुप्त थे, उन्होंने तो सक्सेसफुली हूनों को डिफीट किया था। लेकिन हून्स के इन्वेजन उसके बाद में भी होते आ रहे थे, और यही एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो गया था। और लास्ट इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर का नाम था विष्णुगुप्त। और उसी टाइम में उनके जो फ्यूडेटरीज लॉर्ड्स थे या सामंत थे, सामंत कौन होते थे? गुप्ता एम्पायर में लंबे चौड़े एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जो है गवर्नर्स या सो कॉल्ड फ्यूडल लॉर्ड्स को अपॉइंट किया जाता था, ताकि वो अपनी आर्मी के साथ में उस एरिया को कंट्रोल कर सके। उनको फ्यूडेटरीज कहा गया। तो जब गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हो रहा था, तो ये फ्यूडेटरीज इंडिपेंडेंट हो गए, और उन्हीं में से पहले जो फ्यूडेटरी थे उनका नाम था पुष्यभूति, और वहीं से पुष्यभूति और वर्धमान डायनेस्टी की शुरुआत होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें रूलर्स कौन से थे। तो यहाँ पर इसकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट रूलर का नाम था प्रभाकर वर्धन, जिन्होंने कि 580 से लेकर 605 एडी तक रूल किया था। प्रभाकर वर्धन के दो बेटे थे। एक का नाम था, बड़े वाले बेटे का नाम था राज्यवर्धन, जिन्होंने कि 605 से लेकर 606 एडी तक रूल किया था, और उनके छोटे बेटे का नाम था हर्षवर्धन। तो सबसे पहले राज्यवर्धन जो थे, उनको शशांक नाम के राजा ने मार दिया था अराउंड 606 एडी। शशांक कौन थे? शशांक ये जो राजा था, ये इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, जहां पर आज वेस्ट बंगाल है, वहां पर एक इंपॉर्टेंट रूलर थे। तो शशांक और राज्यवर्धन के बीच में जब युद्ध हुआ था, तो शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। अब इसका बदला जो है राज्यवर्धन के छोटे भाई, जिनका नाम था हर्षवर्धन, जो कि आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, उन्होंने अपने बड़े भाई की हत्या का बदला लेने के लिए शशांक को मार दिया था। इसीलिए इनको शिलादित्य भी कहा जाता है। और यहीं से उन्होंने, यानी कि हर्षवर्धन ने पुष्यभूति जो सिंहासन था या थ्रोन था, उसको असेंड किया था। वो राजा बने थे 606 एडी में, और यहीं से हर्ष एरा या हर्ष काल की शुरुआत हुई थी। हर्षवर्धन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि वो पुष्यभूति डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, और इन्होंने जो अपनी कैपिटल जो थी, पुरानी कैपिटल जो थानेश्वर थी, वहां से उसको शिफ्ट करके कन्नौज में इस्टेब्लिश कर ली थी।
और हर्षवर्धन वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट पावरफुल किंग इन दैट कंटेम्प्रेरी इंडिया, स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। हर्षवर्धन के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि इनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन मिलता है, इन्होंने दो इंपॉर्टेंट रूलर्स को हराया था। एक थे ध्रुव सेना सेकंड, जो कि मैत्रक रूलर थे वल्लभी के, और दूसरे इंपॉर्टेंट रूलर जिनको इन्होंने हराया था, बल्कि उनकी हत्या भी की थी, उनका नाम था शशांक। तो द कोर्स ऑफ हर्षास कॉन्क्वेस्ट सफर्ड अ सीरियस सेटबैक ऑन हिज एक्सपीडिशन टुवर्ड्स डेक्कन। तो हर्ष जो थे, उन्होंने अपने इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में तो अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया था। नॉर्दर्न पार्ट की अगर हम बात करें तो राइट फ्रॉम ईस्टर्न राजस्थान, वहां से लेकर गंगा की जो गंगा वैली के जो एरिया था, वहां से लेकर और असम तक का पूरा इलाका जो है इनके कंट्रोल में था। लेकिन इनका एक्सपेंशन जो था वो साउथ में नहीं हो पाया था। इनका पूरा एम्पायर जो था टिल फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया टिल नर्मदा वैली तक था। इनको जो डिफीट किया था, उन राजा का नाम था पुलकेशिन सेकंड, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हर्षवर्धन, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, पुलकेशिन सेकंड ऑफ चालुक्य डायनेस्टी, जो कि वातापी के राजा थे, उन्होंने जो है हर्षवर्धन को हराया था। और ये हर्ष के विजयी जीवन की एकमात्र हार थी। मतलब दिस वाज द ग्रेटेस्ट डिफीट ऑफ हर्षास विक्टोरियस लाइफ। चालुक्य के जो रिकॉर्ड्स थे, चालुक्य डायनेस्टी के अंदर जो रिकॉर्ड्स जो हम देखते हैं, उन रिकॉर्ड्स में हर्षवर्धन को बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर की तरह डिपिक्ट किया गया है, जो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को रूल करते थे। और इस पूरे एम्पायर में ईस्टर्न राजस्थान, गंगा वैली और असम तक का पूरा इलाका इनके अंडर में था। हर्ष मेंटेन द डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद चाइना। इंडिया में तो उन्होंने लंबे चौड़े एरिया को अपने कंट्रोल में लिया ही था, लेकिन साथ ही साथ चाइना के जो राजा थे, जिनका नाम था ताई सुंग, और वहां पर जो है उन्होंने जो है अपने एम्बेसडर, जिनका नाम था ताई सुंग, उनको टैंग एम्परर जो थे चाइना के अंदर, वहां पर उनको भेजा था। और इनके टाइम में उनके कोर्ट में 3 चाइनीज मिशंस जो थे, उन्होंने भी विजिट किया था। हर्षवर्धन के जो एम्पायर में जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है, जिसके बारे में थोड़ा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, वो थे ह्वेनसांग। ह्वेनसांग जो थे वो एक इम्पोर्टेंट चाइनीज पिलग्रिम थे, जिन्होंने इंडिया में विजिट किया था ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षा। और ह्वेनसांग इंडिया में करीब 8 साल के लिए यहाँ पर आए थे। 8 साल उन्होंने यहाँ रहे थे, और साथ ही साथ उन्होंने यहाँ की कंटेम्प्रेरी रूलर्स के बारे में स्टडी किया था। ह्वेनसांग मेंशंस 2 मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट्स ऑफ हर्षा's reign, the assemblies of कन्नौज एंड प्रयाग। तो हर्षवर्धन के टाइम में ये 2 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए थे। एक तो कन्नौज असेंबली, जो कि 643 एडी में हुई थी, और ये असेंबली या ये सभा जो थी, ये ह्वेनसांग के सम्मान के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, हर्षवर्धन ने। और साथ ही साथ उस वक्त जो बौद्ध धर्म जो था, वो 2 सेक्ट में डिवाइडेड था, एक तो हीनयान और दूसरा महायान। सो महायान को पॉपुलराइज करने के लिए ये असेंबली या ये सभा, जिसको कन्नौज असेंबली भी बोला गया है, वो हर्षवर्धन ने ऑर्गेनाइज की थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है प्रयाग असेंबली। प्रयाग असेंबली या प्रयाग सभा, जो कि 643 से लेकर 644 एडी तक ये सभा चली थी। और सभा का मतलब ये है कि पॉपुलर एक इवेंट था, जिसमें कि रिलीजियस फेस्टिवल्स को मतलब सेलिब्रेट किया जाता था। और वहां पर जो 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स थी, गंगा, यमुना और सरस्वती का जहां जो कॉन्फ्लुएंस था, वहां पर जो है इसका सेलिब्रेशन हुआ था। तो ये 2 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हर्षवर्धन के टाइम में पढ़े जाते हैं। हर्षवर्धन की मृत्यु जो है 647 एडी में हुई थी। और हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। There was nobody to ascend his throne after his death। हालांकि ये माना जाता है कि उसके बाद में उनके मिनिस्टर थे, जिनका नाम था अरुणास्व। तो अरुणस्व जो थे, उन्होंने
हर्षा की एम्पायर को, हर्षा के जो थ्रोन जो थे उसको एक्सेस किया था। हर्षवर्धन was not only a patron of learning but was himself accomplished author। तो हर्षवर्धन जो थे इन्होंने जो है 3 इम्पोर्टेंट नाटक लिखे थे, ड्रामास लिखे थे। एक का नाम था प्रियदर्शिका, और दूसरा नागानंद, और तीसरा रत्नावली। और हर्षवर्धन के बारे में एक और चीज पता चलती है कि एक किताब का नाम आता है हर्ष चरित्र, जो कि उनकी बायोग्राफी थी, जिसको कि उनके मिनिस्टर जिनका नाम था बान भट्ट, उन्होंने लिखी थी। तो बान भट्ट जो कि उनके हर्षवर्धन के टाइम में मिनिस्टर थे, वो एक इम्पॉर्टेंट लेखक भी थे, जिन्होंने की कादम्बरी नाम की भी किताब लिखी थी, जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी। बान भट्ट वॉज ऑल्सो अ फ्रेंड, कोर्टियर एंड बायोग्राफर ऑफ हर्षा। तो ये चीज तो मैं आपको अभी बता ही चुका हूं। और द 4 मोस्ट नोटेबल वर्क्स ऑफ बान भट्ट, एक तो कादम्बरी उन्होंने लिखी थी जो कि संस्कृत भाषा में लिखी थी, हर्ष चरित्र, जिसमें हर्षवर्धन की बायोग्राफी या उनके बारे में लिखा था, और फिर चांडक अष्टक और पार्वती परिणय। तो ये 4 इंपॉर्टेंट जो है इन्होंने रचनाएं लिखी थी बान भट्ट ने। अब इसके अलावा जो हर्षवर्धन के बारे में हमको पता चलता है ह्वेनसांग से, कि हर्षवर्धन जो है अपनी इनकम को 4 बराबर या इक्वल पार्ट्स में उनको खर्च करते थे। एक हिस्सा जो थे वो उनको आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च करते थे। दूसरा जो पार्ट था वो रॉयल एक्सपेंडिचर में जाता था, यानी जो शाही जो खर्चे होते थे वो वहां जाता था। तीसरा पार्ट जो है उनकी इनकम का वो जाता था रिलीजियस ग्रांट्स में या धार्मिक अनुदान में, और चौथा पार्ट जो था वो जो गरीब और बेसहारा जो लोग थे, पुअर और डेस्टिट्यूट्स को सपोर्ट करने के लिए वो खर्च होता था। और ये रिलीजियस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जो कन्नौज में होती थी और जिसके बारे में ह्वेनसांग ने लिखा है। तो उस रिलीजियस सभा का नाम जो है प्रयाग सभा या महामोक्ष परिषद भी उसको कहा गया है, क्योंकि हर 5 साल बाद प्रयाग या इलाहाबाद में इसको सेलिब्रेट किया जाता था, जहां पर कि शिव, गणेश और बुद्ध भगवान की पूजा भी होती थी। हर्षवर्धन के बारे में ये भी कहा गया कि he was a follower of Shiva and Buddha both. So he was a Shaivite and later he was converted to Buddhism by ह्वेनसांग। ह्वेनसांग के प्रभाव के कारण उन्होंने बुद्ध धर्म को भी अपना लिया था। So he is, of course, he is regarded, Harshvardhana is regarded as the last great king of ancient Indian history. अब हर्षवर्धन के बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आज का वो है ह्वेनसांग। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि ह्वेनसांग जो चाइनीज पिलग्रिम थे, जिन्होंने हर्षवर्धन के टाइम में इंडिया को विजिट किया था। अब ह्वेनसांग जो थे वो लैंड रूट से इंडिया में आए थे और लैंड रूट से ही वापस चाइना चले गए थे। और ह्वेनसांग ने इंडिया में आकर नालंदा यूनिवर्सिटी को स्टडी किया था। साथ ही साथ उन्होंने यहाँ पर योग शास्त्र की पढ़ाई भी की थी। 9 साल तक, 8-9 साल तक वो यहाँ रहे थे और उन्होंने जो है काफी कुछ लिखा है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है एक तरह एंट्रेंस टेस्ट होता था, जहाँ पर कि साथ ही साथ 10,000 मॉन्क्स यहाँ पर रहते थे, जिसमें टीचर्स भी थे और स्टूडेंट्स भी थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के रख रखाव के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा होता था, उसके आसपास के 200 गांव जो थे वो लोग, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि वो जो भी पैसा इकट्ठा करेंगे वो पैसा जो है नालंदा यूनिवर्सिटी की मेंटेनेंस में वो काम आएगा। This institution was also it attracted large number of scholars from Southeast Asia. तो ना सिर्फ इंडिया से बल्कि साउथ ईस्ट एशिया से भी बहुत सारे स्कॉलर्स नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। ह्वेनसांग ने जो है पाटलिपुत्र के बारे में भी डिस्क्राइब किया है।
पाटलिपुत्र जो कि इम्पोर्टेंट कैपिटल थी गुप्ता एम्पायर के टाइम में, बल्कि उससे भी पहले जो मगध एम्पायर के टाइम में भी इम्पोर्टेंट कैपिटल थी, तो उसके बारे में ह्वेनसांग ने काफी कुछ लिखा है। तो hence importance of कन्नौज politically increase। तो ह्वेनसांग के आने की वजह से, और उन्होंने कन्नौज के बारे में भी काफी कुछ लिखा है, तो इम्पोर्टेंस कन्नौज की भी बढ़ जाती है। और ह्वेनसांग ऑल्सो मेट पुलकेशिन सेकेंड। पुलकेशिन सेकेंड वही राजा थे जिन्होंने कि हर्षवर्धन को डिफीट किया था नर्मदा वैली के पास में, जो युद्ध हुआ था वहां पर। और पुलकेशिन सेकेंड जो थे बादामी, जो एक उनकी कैपिटल का नाम था, चालुक्य डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट रूलर थे। तो ह्वेनसांग ने ना सिर्फ पुलकेशिन सेकेंड से मुलाकात की थी, बल्कि नरसिम्हा वर्मन जो कि पल्लव डायनेस्टी के राजा थे, जो जिनकी कैपिटल थी कांची, जो तमिलनाडु में है, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी। ह्वेनसांग ने साथ ही साथ अपनी जो उनकी किताबें थी उसमें इंडियन सोसाइटी के बारे में, इंडियन जो लोग थे उनके बारे में लिखा है। उन्होंने एक अच्छी बात लिखी है इंडियंस के बारे में कि उनका मोरल कैरेक्टर बड़ा स्ट्रांग था। हालांकि उन्होंने कुछ कंप्लेंट्स भी लिखी हैं कि यहाँ पर रेगुलर जो है डकैती होती थी, रेगुलर रॉबरी वगैरह के केसेस उन्होंने मेंशन किए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने बौद्ध धर्म के जो है करीब 18 डिफरेंट जो सेक्ट्स थे उसके बारे में भी उन्होंने बताया है, जिसमें कि which suggests that Buddhism was still flourishing in India। तो इन सारी चीजों के बारे में ह्वेनसांग ने काफी कुछ बताया है अपनी रचनाओं में। और उनकी जो इम्पोर्टेंट जो किताब जो उन्होंने लिखी थी उसका नाम था सी यू काय। सी यू काय का मतलब द वर्ल्ड ऑफ द वेस्ट। तो वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में उन्होंने उस किताब का टाइटल वही दिया था, जिसमें कि इंडियन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर के बारे में थोड़ा बहुत उन्होंने लिखा था। तो ह्वेनसांग के बाद में फिर बात करते हैं जो 3 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज, वाकाटकास, चालुक्यास एंड पल्लवास। तो सबसे पहले वाकाटका डायनेस्टी। तो वाकाटकास जो थे ये कौन थे? तो गुप्ता एम्पायर के जस्ट बाद में या उस दौरान इंडिया में जो सेंट्रल और सदर्न इंडिया में एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन डायनेस्टी के डिक्लाइन होने के बाद में वाकाटका नाम के जो कुछ जो रूलर्स थे उन्होंने नॉर्दर्न महाराष्ट्र को उन्होंने अपने उसको कैप्चर कर लिया था। नॉर्दर्न महाराष्ट्र और उसके पास का जो हिस्सा था जिसको विदर्भ भी बोला जाता है। वाकाटकास कौन थे? दे वर एक्चुअली ब्राह्मण्स। सो बीइंग ब्राह्मणा दे ग्रांटेड लैंड्स टू ब्राह्मणा और ब्राह्मण्स एंड परफॉर्म न्यूमरस वैदिक सैक्रिफाइसेस। तो ब्राह्मण होने के कारण उन्होंने ब्राह्मणों को ही काफी सपोर्ट भी किया था, उनको काफी जमीनें उन्होंने गिफ्ट की थी और कई उन्होंने वैदिक अनुष्ठान या वैदिक सैक्रिफाइसेस भी किए थे। वाकाटका के बारे में गुप्ता एम्पायर के दौरान भी एक रेफरेंस मिलता है। चंद्रगुप्त सेकंड जिन्होंने कि अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया था थ्रू मैरिज अलायंसेस, और उसी दौरान उन्होंने वाकाटका डायनेस्टी की जो एक इम्पोर्टेंट राजकुमारी थी जिनका नाम था प्रभा देवी, उससे उन्होंने शादी की थी। और इस तरह से इनडायरेक्टली उन्होंने वाकाटका किंगडम को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था। ये बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त सेकंड की। तो यही वही वाकाटका जो डायनेस्टी यहाँ पर भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है जिसका नाम है चालुक्य डायनेस्टी। और चालुक्यास जो थे ये वाकाटका के बाद में जो फॉलोड बाय चालुक्यास ऑफ बादामी। तो वाकाटका के बाद में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है वो चालुक्य डायनेस्टी आती है सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और चालुक्य डायनेस्टी ने करीब करीब 2 सेंचुरीज तक रूल किया था और बाद में इनका डिक्लाइन हुआ था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के राजाओं से। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के कुछ इंपॉर्टेंट राजाओं ने इनको हराया था और तब जाके इनका डिक्लाइन हुआ था। अब ये जो चालुक्यास जो थे ये अपने आप को ब्राह्मण मानते थे। ब्राह्मण के साथ साथ ये अपने आप को चंद्रवंशी भी मानते थे और ये साथ ही साथ ये भी मानते थे कि इन्होंने अयोध्या पर भी कुछ टाइम के लिए शासन किया था। लेकिन ये सारी की सारी चीजें सिर्फ एक रेस्पेक्ट को
अर्न करने के लिए ये सारी इन्होंने ये चीजें बोली थी या कहीं पर लिखी गई थी। हालांकि असलियत में ऐसा पता चलता है कि दीज पीपल चालुक्यास वर द कन्नड़ा पीपल, और ये वो लोग थे जो कि ब्राह्मणवाद और के प्रभाव से शासक वर्ग में आ गए थे, और हु वर impoverished into the ruling varnas under the Brahminical influence। और चालुक्य जो डायनेस्टी जो थी उसकी शुरुआत 6th सेंचुरी एडी से इसका रेफरेंस हमको मिलता है। अब चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल जो इंपॉर्टेंट कैपिटल थी वो थी वातापी, वातापी या मॉडर्न बादामी। ये वो बीजापुर जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के अंदर, वहां पर ये जगह है। और दिस चालुक्यास वर branched into several ruling houses, but main branch was at वातापी only। तो ये कई अलग अलग ब्रांचेस में बटी हुई थी, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंट जो ब्रांच थी वो वातापी में ही थी। और इस डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे, उनका नाम था पुलकेशिन सेकंड, जिन्होंने कि हर्षवर्धन को हराया था। और एक इंस्क्रिप्शन, आईहोल इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है, which was issued by him, which give the details of his reign of पुलकेशिन सेकंड। अब चालुक्य डायनेस्टी के बारे में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रशासन कैसा था, हाउ वाज द सोशल ऑर्डर, तो उसको समझने के लिए चालुक्यास एडमिनिस्ट्रेशन वाज हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम था, नॉट लाइक पल्लवास और चोलास। पल्लवास और चोलास डायनेस्टी में डिसेंट्रलाइज सिस्टम था, ज्यादा ऑटोनॉमी जो थी वो विलेजेस या विलेजर्स को ज्यादा दी गई थी। लेकिन चालुक्यास में क्या था, विलेज ऑटोनॉमी वाज एब्सेंट अंडर द चालुक्यास। चालुक्यास जो रूलर्स थे उनकी आर्मी बड़ी स्ट्रांग थी, और स्पेशली जो उनकी मैरीटाइम जो पावर जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी। उनके पास में करीब करीब 100 जहाज थे पानी के, और उनकी पास में एक छोटी एक स्टैंडिंग आर्मी भी थी। द बादामी चालुक्यास वर ब्राह्मणिकल हिंदू, बट दे गेव रेस्पेक्ट टू अदर रिलीजन्स ऑल्सो। हालांकि चालुक्यास जो थे ब्राह्मणवादी थे, लेकिन इन्होंने अन्य धर्मों का भी सम्मान किया था। और इंपॉर्टेंस वाज आल्सो गिवन टू वैदिक राइट्स एंड रिचुअल्स। तो वैदिक संस्कार और अनुष्ठान जो थे उसको भी इंपॉर्टेंस दी गई थी। और वेनसांग ने भी मेंशन किया है चालुक्यास डायनेस्टी के बारे में। ही ऑल्सो मेंशन्ड अबाउट द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म का डिक्लाइन स्पेशली वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू में हुआ था, लेकिन साथ ही साथ जो है जैन धर्म का भी प्रोग्रेस हुआ था इस रीजन में। और इसका एग्जाम्पल हमको मिलता है पुलकेशिन सेकंड के कोर्ट पोएट जिनका नाम था रवि कीर्ति, जो कि खुद एक जैनी थे। चालुक्य डायनेस्टी के बारे में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी जो है वो है पल्लवास ऑफ कांची। अब कांची इनकी कैपिटल का नाम था, जो कि आज भी है, तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट सिटी है। अब ये पल्लवास कैसे राइज हुए थे, तो सातवाहन डायनेस्टी की डिक्लाइन के बाद में जो महाराष्ट्र के तरफ वाकाटकास आए थे और सदर्न पार्ट में पल्लवास आए थे। तो सातवाहन जो डायनेस्टी जो थी उसमें उसके डिक्लाइन होने की वजह से पल्लवास साउथ इंडिया में ज्यादा स्ट्रांग हो गए थे। हालांकि इनके ओरिजिन के बारे में एक मिस्ट्री है कि एग्जैक्टली ये कौन थे, लेकिन कुछ स्कॉलर्स ये मानते हैं कि they came from the north and were Brahminical in origin। But बहुत सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये these Pallavas were the original settlers of South India। और इसके अलावा a distinct feature of Pallava dynasty was a perennial war with the Chalukyas in the earlier part and with the Rashtrakutas in the later part of the rule of Pallava empire। तो पल्लव जो डायनेस्टी जो थी उसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट हाफ पार्ट में इनके चालुक्य जो रूलर्स जो थे उनके साथ में लगातार इनका युद्ध हुआ था, और इनके टाइम पीरियड का जो सेकंड पार्ट जो था उस टाइम में राष्ट्रकूटों के साथ में इनका
लंबा युद्ध चला था। अब जो अर्ली पल्लव जो राजा थे और उसमें जो रिकॉर्ड से हमको पता चलता है, उनका नाम था विष्णुगोपा। विष्णुगोपा जो कि कांची के अंदर, जिन्होंने कांची को कैप्चर कर लिया था। और देन ये वो टाइम था जब गुप्ता एम्पायर के टाइम में समुद्रगुप्त जो थे अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी से उन्होंने काफी सारे राजाओं को हराया था। उस दौरान समुद्रगुप्त ने साउथ इंडिया के इस राजा को, जिनका नाम था विष्णुगोपा, उनको हराया था। और 6th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये सिंह विष्णु जो थे, ये इंपॉर्टेंट रूलर बने थे पल्लवा डायनेस्टी के अंदर। और उसके बाद में सिंह विष्णु के जो बेटे थे, उनका नाम था महेंद्र वर्मन फर्स्ट। और महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो थे, ये फर्स्ट मतलब ये उनके बाद में राजा बने थे। एंड ही वाज द फर्स्ट ग्रेट एंड पावरफुल किंग ऑफ पल्लवा डायनेस्टी। तो ये पल्लव वंश के पहले महान और शक्तिशाली राजा थे। ही वाज आल्सो वर्सेटाइल जीनियस, और ही वाज आल्सो फेमस फॉर हिज मेनी पब्लिक वर्क्स। बहुत सारे इन्होंने सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट के लिए काम किए थे। बट ही वाज डिफीटेड बाय द चालुक्य किंग पुलकेशिन सेकंड, हु wrested वेंगी फ्रॉम हिम। तो चालुक्य सेकंड जो पुलकेशिन सेकंड जो थे, चालुक्य डायनेस्टी के राजा थे, उनसे ये हार गए थे। और साथ ही साथ जो उनकी जो महेंद्र वर्मन के पास में जो इंपॉर्टेंट सिटी थी वेंगी, वो उनसे छिन गई थी। और इसके साथ ही साथ इट स्टार्टेड विद द लॉन्ग ड्रॉन पल्लवा चालुक्य हॉस्टिलिटीज। तो इसके साथ ही साथ जो है लंबा एक पल्लव और चालुक्य के बीच में जो युद्ध जो था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बाद में नाम आता है नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो थे, ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एंड द डिस्टिंग्विश्ड किंग ऑफ दिस डायनेस्टी। तो महेंद्र वर्मन के जो सक्सेसर थे, उनका नाम था नरसिंह वर्मन। सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा थे, और इन्होंने अपने पिताजी की हार का बदला लिया था। इनके जो फादर थे महेंद्र वर्मन फर्स्ट, उनको जिनका युद्ध हुआ था पुलकेशिन सेकंड के साथ में, जिससे कि वो हार गए थे, उस हार का बदला नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने लिया था। और साथ ही साथ उन्होंने जो सिटी जो थी वेंगी को भी वापस ले लिया था। So the defeated Chalukya king Pulkeshin II and occupied his capital Vatapi. तो चालुक्य जो शासक जो थे पुलकेशिन II, उनको हराया था और उनकी जो कैपिटल वातापी जो थी, उस पर भी कब्जा कर लिया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि नरसिंह वर्मन फर्स्ट जो थे, he was the greatest ruler of the Pallava dynasty. और in this struggle, Pulkeshin II was also killed when he was fighting with Narasimha Varman first. और उसके बाद में नरसिंह वर्मन फर्स्ट assumed the title of victor of वातापी। वातापी के विजेता के रूप में वो उभरे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट was also great patron of art and architecture. तो जो कला और वास्तुकला जो थे, उसके महान संरक्षक भी थे। He also laid the foundation of a new city, महामल्लपुरम, या जिसको आज महाबलीपुरम के नाम से भी जाना जाता है, and which he adorned with beautiful rock cut रथास और 7 pagodas. तो उन्होंने महामल्लपुरम या महाबलीपुरम नामक जो शहर जो है, उसकी स्थापना की थी। और इसे सुंदर जो है पत्थरों के बड़े बड़े जो खंड थे या रॉक कट जो पीसेस थे, उससे सजाया था, ऑफ कोर्स अपने कारीगर से, जिसको 7 पगोडास भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बाद में नेक्स्ट जो रूलर थे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग जो थे पल्लवा डायनेस्टी के, वो थे परमेश्वरम फर्स्ट। परमेश्वरम फर्स्ट के टाइम में जो है वापस पल्लवों और चालुक्यों के बीच में पुरानी जो हॉस्टिलिटी जो थी, वो वापस से जो है रिवाइव हो गई थी, वापस से लड़ाइयां शुरू हो गई थी। बोथ साइड्स, पल्लवास ऑन वन साइड एंड चालुक्यास ऑन अदर साइड, दे क्लेम द विक्ट्रीज फॉर देमसेल्व्स। तो दोनों पक्षों ने स्वयं की जीत का दावा किया था। और फ्रॉम द एविडेंसेस रिसीव्ड, it may be reasonably presumed that neither of the antagonists was able to
have a decided advantage over the other. तो जो प्रूफ या एविडेंसेस मिलते हैं उनमें से कोई भी जो डायनेस्टी जो थी वो दूसरी डायनेस्टी को हरा नहीं पाई थी पूरी तरह से। हाँ, परमेश्वरम फर्स्ट जो थे, he was also a devotee of Shiva and built a number of fine Shiva temples in his realm. तो वो शिव भक्त थे परमेश्वरम फर्स्ट, और उन्होंने कई शिव मंदिरों का निर्माण भी किया था। और उसके बाद में जो नेक्स्ट रूलर थे उनका नाम था नंदी वर्मन सेकेंड। नंदी वर्मन सेकेंड जो कि 730 से लेकर 800 AD तक रूल किया था, और ये लास्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे, लास्ट इंपॉर्टेंट किंग थे पल्लव डायनेस्टी के। इनके टाइम में जो है फिर से चालुक्य और पल्लवा जो स्ट्रगल जो चल रहा था वो कंटिन्यू था, जो कि इनके पहले वाले रूलर्स के टाइम में शुरू हो चुका था परमेश्वरम फर्स्ट के टाइम में, और उसके बाद में इनके टाइम में भी वो कंटिन्यू चल रहा था। और हालांकि इनिशियली इनको बहुत कुचला गया, बहुत हराया गया। ही वाज इनिशियली हार्डली प्रेस्ड, लेकिन फाइनली ही वाज एबल टू रिकवर द लॉस्ट ग्राउंड अगेंस्ट द चालुक्यास, और ही ऑल्सो रेजिस्टेड द इन्वेजन ऑफ अ लीग ऑफ सदर्न स्टेट्स। तो इनके टाइम में जो सदर्न स्टेट्स जो थे उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया था जो कि इनके खिलाफ जो है उनसे युद्ध हुआ था, नंदी वर्मन सेकेंड वर्सेस द ग्रुप ऑफ द सदर्न स्टेट्स, और उसको भी इन्होंने रेजिस्ट किया था। और पॉसिबली ही सफर्ड अ सेटबैक एट द हैंड्स ऑफ राष्ट्रकूटा मोनार्क दंती दुर्गा। तो ऐसा एविडेंस मिलते हैं कि फाइनली जो है दंती दुर्ग, नाउ दंती दुर्ग कौन थे? ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के इंपॉर्टेंट किंग थे जिन्होंने नंदी वर्मन सेकेंड को हराया था। But during his lifetime, the Pallava power remained almost intact. तो इनके पूरे जो लाइफ टाइम में, पूरे जीवन काल में जो पल्लव साम्राज्य जो था उसकी शक्ति जो थी वो इंटैक्ट थी, ये खास बात है। और फाइनली जो लास्ट रूलर जो थे पल्लवा डायनेस्टी के, उनका नाम था अपराजिता, और ही वॉज डिफीटेड बाय द चोलास एंड हिज टेरिटरी वॉज एनेक्स्ड बाय देम। तो चोल जो शासक जो थे उनसे ये हार गए थे, और उनका जो एरिया जो था वो भी चोल शासकों ने अपने कब्जे में ले लिया था। Thus the Pallava dynasty came to an end. तो इस तरह से पल्लवा राजवंश का अंत हो गया था। अब पल्लवा डायनेस्टी के बारे में भी समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन था और कैसे उनका राज्य अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए इनको टैक्स की जरूरत पड़ती थी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो टैक्सेस थे, लैंड टैक्स जो कि भूमि कर था, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू या इनकम का जो प्राइमरी सोर्स था जो कि लैंड टैक्स से आता था। और पल्लवा डायनेस्टी के टाइम में जो स्टेट्स जो थे वो डिवाइडेड थे कोट्यम में। कोट्यम छोटे छोटे प्रोविंसेस को बोला जाता था। इनके पास में एक वेल ट्रेन्ड आर्मी भी थी। साथ ही साथ दो तरह के ग्रांट्स दिए जाते थे। एक ग्रांट को बोलते थे देवधन और दूसरे ग्रांट को बोला जाता था ब्रह्मदया। देवधन जो थे ये लैंड ग्रांट्स जो कि टेम्पल्स को दिया जाता था, जो कि फ्री फ्रॉम टैक्सेस होता था। मंदिरों को दिए जाने वाले लैंड टैक्सेस को देवधन बोला जाता। देव यानी देवता, देवता जो मंदिरों के अंदर इनकी पूजा होती थी, इस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता था। और दूसरा जो ग्रांट दिया जाता था वो ब्राह्मणों को दिया जाता था, या जिसको बोलते थे ब्रह्मदया। और ये ब्राह्मणों को दिए जाने वाला लैंड जो ग्रांट था, इस पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लिया जाता था। सोशल ऑर्डर कैसा था पल्लवा डायनेस्टी के टाइम में? तो सोशल ऑर्डर काफी रिजिड कास्ट सिस्टम था, और इनके इस डायनेस्टी के टाइम में ब्राह्मण्स जो थे देवर ऑक्यूपाइड अ हाई प्लेस इन द सोसाइटी। ब्राह्मणों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त था। पल्लवा पीरियड also witnessed the rise of Shaivism and Vaishnavism and also the decline of Buddhism and Jainism. So पल्लव काल में शैववाद और वैष्णववाद का उदय हुआ था और बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पतन हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है रूरल एक्सपेंशन के बारे में। रूरल एक्सपेंशन कैसा था? तीन तरह से जो है
3 टाइप्स ऑफ विलेजेस जो पाए जाते थे साउथ इंडिया में। एक का नाम था उर, दूसरे का नाम था सभा और तीसरे का नाम था नगरम। उर जो थी एक तरह से विलेजेस जो थे, द यूजुअल टाइप ऑफ विलेजेस व्हिच वर इनहैबिटेड बाय द पीजेंट कास्ट्स हु परहैप्स हेल्ड देयर लैंड इन कॉमन। सो उर एक तरह का गांव था जो कि किसानों द्वारा बसाया गया था। यहाँ पर आम तौर पर जो भूमि धारक जो लोग थे, किसान जिनके पास जमीनें थी, वो यहाँ पर रहते थे। दूसरे इस उर के जो मुखिया जो थे, वो उनकी जिम्मेदारी होती थी कि वो पूरे गांव से जो है टैक्स कलेक्ट करके और वो राजा को वो टैक्स जो है वो पे करें। इस तरह का सिस्टम था उर के अंदर। उसके बाद में ये जो मेनली इस तरह का सिस्टम सदर्न तमिलनाडु में या दक्षिणी तमिलनाडु में पाया जाता था। दूसरे तरह के जो रूरल जो सिस्टम था, दूसरे तरह के जो विलेजेस जो थे, उसको बोला गया सभा टाइप ऑफ विलेजेस। अब ये क्या था? इट कंसिस्टेड ऑफ ब्रह्मदेया विलेजेस और दोस ग्रांटेड टू ब्राह्मणास एंड ऑफ अग्रहारा विलेजेस। यानी ये वो गांव थे जिसमें कि ब्राह्मण लोग रहते थे और उनके पास में जो उनको लैंड्स ग्रांट में दिए गए थे, उन लैंड्स के साथ में वो ब्राह्मण लोग वहां पर रहते थे। So Brahmanas owners, they enjoyed the individual rights in the land but carried on their activities collectively. तो ब्राह्मण जो लोग थे, उनको जो लैंड्स वगैरह उनको गिफ्ट की गई थी और उस पे उनका पूरा कंट्रोल था, वो ओनर्स थे। साथ ही साथ वो अपनी रेगुलर एक्टिविटीज भी करते जा रहे थे। और तीसरे टाइप का जो विलेज था, वो उसको बोला गया नगरम। और नगरम इट कंसिस्टेड ऑफ द विलेजेस सेटल्ड एंड डोमिनेटेड बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। नगरम जो थे उसके अंदर वो गांव शामिल थे जिसके अंदर ट्रेडर्स यानी व्यापारी और मर्चेंट्स यानी साहूकार, ये दोनों लोग रहते थे, उन्हीं का कंट्रोल था उसके अंदर। तो उर, सभा और नगरम, ये 3 तरह की जो है ये विलेजेस पाए जाते थे सदर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु के अंदर। और नगरम के बारे में यह है कि हाँ, जो नगरम के अंदर जो ट्रेडर्स या मर्चेंट्स रहते थे, ये माइट हैव बीन हैपेंड बिकॉज ट्रेड डिक्लाइंड एंड मर्चेंट्स दे मूव्ड टू द विलेजेस। हो सकता है कि ये व्यापार की गिरावट के कारण ये सारे ट्रेडर्स और मर्चेंट्स वो गांव के अंदर इकट्ठे हुए थे। इन द चालुक्यास एरियाज रूरल अफेयर्स वर मैनेज्ड बाय विलेज एल्डर्स कॉल्ड महाजनास। तो चालुक्यास के जो क्षेत्र थे या एरियाज थे, उनमें जो गांव के जो मसले होते थे, जो भी प्रॉब्लम्स होती थी या कॉन्फ्लिक्ट्स कहीं पर होते थे, तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाने के लिए जो लोग थे उनको महाजन कहा जाता था। पल्लव डायनेस्टी के टाइम में सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? पल्लवा डायनेस्टी के टाइम में जो सोसाइटी जो थी, इट वाज डोमिनेटेड बाय द प्रिंसेस एंड प्रीस्ट्स। तो जो शासक और पुरोहित जो थे, उनका ज्यादा वो डोमिनेट करते थे सोसाइटी के अंदर। द प्रिंसेस दे क्लेम द स्टेटस ऑफ ब्राह्मण्स और क्षत्रियास, बट मेनी ऑफ देम वर लोकल ट्राइबल चीफ्स। सो राजकुमारों ने भी खुद को ब्राह्मण या क्षत्रिय बताया, हालांकि उनमें से अधिकतर लोग जो है लोकल ट्राइबल पीपल थे। दे वर प्रमोटेड टू द सेकंड वर्ना थ्रू बेनिफैक्शंस मेड टू द प्रीस्ट। और उन्होंने जो है उन्होंने ब्राह्मणों को जो अनुदान दिए थे, तो ब्राह्मणों ने क्या किया था कि उनको सेकंड जो पोजीशन थी वर्ण सिस्टम के अंदर, उस पोजीशन पे उनको एस्टैब्लिश किया था। प्रीस्ट्स जो थे ब्राह्मण्स, बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स थे। पुजारी कौन होते थे? ब्राह्मण्स होते थे या बौद्ध धर्म के लोग होते थे या जैन भिक्षु होते थे। दे गेन इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ द लैंड ग्रांट्स। और ये सारे जो लोग थे, ब्राह्मण, बुद्धिस्ट और जैन मॉन्क्स, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ गया था क्योंकि इनके पास में काफी सारी जमीनें इनको गिफ्ट में मिली थी, जिसकी वजह से ये स्ट्रांग हो गए थे। पीजेंट्स की सिचुएशन कैसी थी कि पीजेंट जो थे, दे वर डिवाइडेड इनटू मेनी पीसेंट सबकास्ट, और उनमें से बहुत सारे लोग, मोस्ट वर कॉल्ड एज शूद्रास इन ब्राह्मणिकल सिस्टम। ब्राह्मणवादी प्रणाली में इन्हें शूद्र कहा गया था। तो इस तरह से जो है पल्लव डायनेस्टी के बारे में मैंने आपको बताया।
तो आई होप आपको ये आज का वीडियो समझ में आया होगा, जिसमें कि पोस्ट गुप्ता एम्पायर में, पोस्ट गुप्ता पीरियड में हर्षवर्धन, वोइनसांग, वाकाटकास, चालुक्यास एंड पल्लवास के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल टू यू, सो प्लीज लाइक, share, comment and subscribe.